ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला दूसरी परत के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया है। फ्लो लाइक सिल्क 5000 फिलामेंट्स में विभाजित हो गया है और मेरे प्रारंभिक परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण की खेती को काफी हद तक समेकित किया गया है। अब समय आ गया है कि मैं अंततः स्ट्राइव सील तैयार करूं। लिन मिंग ने जिन 2 बॉडी शिलालेख प्रतीकों को चुना था, वे सार संग्रह प्रतीक और स्ट्रिफ सील थे। पहला व्यक्ति सच्चे सार को इकट्ठा करने की दर को बढ़ाकर किसी की साधना को गति देने में सक्षम था और दूसरा व्यक्ति किसी की ताकत को बढ़ाने में सक्षम था। उन्होंने पहले ही सफलतापूर्वक सार संग्रह चिन्ह तैयार कर लिया था। उस समय वह केवल चरम विसरा प्रशिक्षण चरण पर था। उस सार संग्रह प्रतीक को तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति और सच्चे सार पर अत्यधिक दबाव डाला, जिसके कारण वे 3 दिन और 3 रातों के लिए गहरी नींद में सो गए। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उन्होंने फिलहाल स्ट्रिफ सील को अलग रख दिया था, लेकिन अब उनकी साधना पहले से ही मांसपेशियों में बदलाव के चरण में स्थिर हो चुकी थी। उनके ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को दूसरी परत की बड़ी सफलता तक पहुंचने के अलावा पहले की तुलना में स्ट्रिफ सील को तैयार करना बहुत आसान होगा। लिन मिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को इस स्थानिक रिंग में रखा, अपने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया और परेशान न करें पट्टिका लटका दी। उसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया और सुबह होने तक कई घंटों तक गहरी नींद में सोता रहा। लिन मिंग बिस्तर से उठे, खुद को धोया, खाना खाया और थोड़ा पानी भी पिया। फिर वह कुछ देर तक बैठा रहा, चाय पीता रहा, फिर खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ धोए, धूप जलाई, स्नान किया और अपने दिल से सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी मानसिकता को उसकी इष्टतम स्थिति में समायोजित करते हुए अपने दिमाग को पूरी तरह से ईथर बनने दिया। महत्वपूर्ण था। स्ट्रिफ सील को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां सार एकत्रीकरण प्रतीक को तैयार करने में उपयोग की गई सामग्रियों की तुलना में अधिक कीमती थीं। चूंकि कई सामग्रियां ढूंढना अत्यधिक कठिन था, लिन मिंग कोई बैकअप तैयार करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार वह असफलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं दे सकता था। यहां एक भी गलती सब कुछ खत्म कर देगी। लिन मिंग ने अपनी स्थिति को समायोजित करने में आधे घंटे का समय लगाया और फिर उन्होंने अंततः स्ट्रिफ सील तैयार करना शुरू कर दिया। शिलालेख चिन्ह का यह एक चित्रण सुबह से शाम तक चलता रहा। पूरे दौरान लिन मिंग ने एक भी त्रुटि नहीं की। ईथर मार्शल इरादे की स्थिति का न केवल खेती पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा, बल्कि शिलालेख प्रतीक बनाते समय भी यह समान रूप से प्रभावी था। क्योंकि वह पूरी तरह से ईथर अवस्था में रहने में सक्षम था, उसके दिल में थोड़ी सी भी व्याकुलता नहीं थी। इसलिए लिन मिंग लगातार उच्चतम स्तर की एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम था। जब एक औसत व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति का अत्यधिक उपभोग करता है, तो उसे चक्कर आने और सो जाने की इच्छा का अनुभव होता है। लिन मिंग के मामले में वह अभी भी अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने में सक्षम था। जैसे ही डूबता हुआ सूरज पर्वत क्षितिज के पार उतरा, लिन मिंग ने अंततः अंतिम प्रतीक और रेखाएं खींच लीं। हवा में कई चमकदार शिलालेख प्रतीक निर्वाण के लाल सूर्यास्त की तरह चमक रहे थे। वे धीरे धीरे एक साथ घुलने मिलने लगे और उस पल में यह बेहद खूबसूरत था। आधे अगरबत्ती के समय के बाद शिलालेख प्रतीक अंततः पूरी तरह से विलीन हो गया और स्ट्रिफ सील प्रतीक प्रकाश की एक धारा में बदल गया जो तेजी से लिन मिंग के हाथ के पीछे डूब गया। यह अंततः एक उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स की रूनिक छवि में संघनित हो गया। आमतौर पर एक शिलालेख प्रतीक का रूनिक चिन्ह एक प्राचीन रहस्य का एहसास कराता है। हालांकि यह स्ट्रिफ सील चिन्ह सुलेख के समान था। यह अस्पष्ट रूप से लड़ाई के पुरातन चरित्र की तरह दिखाई देता था और प्रत्येक स्ट्रोक लंबा और गहन था और एक लंबे भाले की तरह एक हल्की तेज प्रभावशाली गति वाला प्रतीत होता था। स्ट्रिफ सील को तैयार करने में लिन मिंग ने भारी मात्रा में संसाधनों का उपभोग किया था। उनका सच्चा सार अभी भी प्रचुर था,
लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति पर उसकी सीमा से अधिक कर लगाया गया था। उसने किसी तरह पानी पी लिया और सीधे सो गया। यह नींद 1 दिन और 1 रात तक चली। जागने के बाद लिन मिंग का पेट गड़गड़ा रहा था। वह बहुत भूखा था और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। खाना खाने के बाद वह ध्यान में बैठ गए। लिन मिंग ने खेती जारी नहीं रखी, बल्कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के ताकत मापने वाले कमरे में चले गए। स्ट्राइक सील की भूमिका सरल थी। ये सीधे तौर पर एक मार्शल कलाकार की शारीरिक शक्ति, वास्तविक सार शक्ति में सुधार करना था और इस प्रकार उनकी युद्ध क्षमता को बढ़ाना था। लिन मिंग ये देखना चाहते थे कि इस स्ट्राइक सील ने उनकी लड़ने की ताकत कितनी बढ़ा दी है। जैसे ही उसने अपनी ताकत मापने के लिए शक्ति मापने वाले कमरे का एक कोना चुना, वो पत्थर के स्तंभ के पास गया और एक गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर सच्चे सार से भर गया और सच्चा सार उसके दाहिने हाथ में आ गया। स्ट्राइक सील से हल्की लाल रोशनी निकलने लगी, मानो नीचे बहता खून दिखाई दे रहा हो। लिन मिंग चिल्लाया और एक मुक्का मारा। थपथपाने की धीमी आवाज थी, मानो पत्थर के स्तंभ पर लोहे के हथौड़े से प्रहार किया गया हो, और लगातार कांपता रहा। प्रकाश किरण एक फव्वारे की तरह ऊपर की ओर दौड़ी। यह अप्रत्याशित रूप से एक व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच गया। अंतिम परिणाम 7200 जिन्स। 7200 जिन्स। यह परिणाम देखकर लिन मिंग की आंखें चमक उठीं। ये पहले से ही लिंग सेन की आकस्मिक हड़ताल से कहीं अधिक था। लिंग सेन ने एक बार 4900 जिन्स के परिणाम के साथ एक यादृच्छिक मुक्का मारा था। भले ही उस समय उसने अपनी कुछ ताकत का ही इस्तेमाल किया हो, लिंग सेन की पूरी ताकत 6100 जिन्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। लिन मिंग का परिणाम इससे 1000 जिन्स से अधिक था। जब एक मार्शल कलाकार चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि पर पहुंचे, तो उनकी मुट्ठी की ताकत लगभग 8000 जिन्स होगी। ऐसे लोग अल्पसंख्यक थे जिनके पास जन्मजात दैवीय शक्ति थी, जिनकी मुट्ठी की ताकत 10,000 जिन तक पहुंच सकती थी। लिन मिंग की मुट्ठी की 7200 जिन ताकत के साथ वह पहले से ही एक शिखर पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट की ताकत के करीब था। उन्होंने स्ट्रिफ सील और एसेंस गैदरिंग सिंबल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की दूसरी परत की बड़ी सफलता तक पहुंच गए थे। हवा की अवधारणा को समझ लिया था, अल्टाइंग मसल स्टेज के माध्यम से तोड़ दिया था और सफलतापूर्वक भी किया था। विधर्मी ईश्वरीय बीज को संघनित किया। जहां तक पल्स कटिंग पाम का सवाल है, यह काफी सरल था। यह मूल रूप से एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट नहीं था और लिन मिंग ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी। उसने वह सब कुछ पूरा कर लिया था जिसकी उसे आवश्यकता थी और मुख्य शिष्य परीक्षण शुरू हुए अभी केवल 2 महीने ही हुए थे। बहुत समय था। लिन मिंग ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से भर गई। पिछली बार की तुलना में जब उन्होंने 10,000 किलिंग एरे में भाग लिया था, अब उनके पास स्ट्राइफ सील, हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर, हेरिटिकल गॉड फोर्स है और उन्होंने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और की अपनी खेती को आगे बढ़ाया है। रेशम की तरह बहो। भले ही अब उसका सामना झांग गुआन्यू से हो, लिन मिंग को जबरदस्त आश्वासन था कि वह जीतेगा। एक बार जब मैं झांग गुआन्यू को हरा दूंगा, तो मैं 500 साल पुरानी ब्लड लिंगजी प्राप्त कर सकता हूं। यह मेरी जीवन शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये झांग गुआन्यू एक भयावह और धोखेबाज व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि वह मेरे साथ सौदा करने के लिए किस तरह की दुर्भावनापूर्ण साजिश रचने की कोशिश करेगा। बेहतर होगा कि मैं उसे पहले ही चुनौती दे दूं और आगे की जटिलताओं से बचने के लिए उसे बर्बाद कर दूं। समय उड़ गया। एक पल में इंपीरियल पैलेस के भव्य भोज का दिन आ चुका था। पूरे इंपीरियल पैलेस को उत्सव के अवसर पर उज्ज्वल और आनंदमय तरीके से सजाया गया था। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उस पर भारी पहरा लगा दिया गया था। इंपीरियल पैलेस की मुख्य सड़क पर सैकड़ों मीटर लंबा लाल कालीन बिछा हुआ था।
वहां सुंदर नौकरानियां थीं जिनकी सावधानीपूर्वक जांच की गई थी, जो मेहमानों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश करते हुए घूमती थीं। आज जो लोग आए वे स्काई फॉर्चून सिटी के प्रमुख व्यक्ति थे। वह युवा, सुंदर और उत्कृष्ट नायक थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शीर्ष 10 रैंक वाले हेवनली एबोर्ड शिष्य, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य, और कुछ जिनकी ताकत सामान्य थी लेकिन बड़े पैमाने पर युवा प्रतिभाएं थीं और सम्मानित परिवार। इसके अलावा क्राउन प्रिंस यांग लिन और क्लाउड प्रिंस यांग जेन समेत सभी राजकुमारियां और राजकुमार घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि ये दोनों आज मुख्य अतिथि नहीं थे। यहां तक कि चमकदार सितारे लिन मिंग और किन जिंगसुआन भी मुख्य अतिथि नहीं थे। आज के मुख्य अतिथि 7 प्रोफाउंड वैलीज के एक विशेष दूत थे। लेकिन ये विशेष दूत कौन था, ये वहां मौजूद मेहमानों को नहीं पता था। सम्राट आता है। जैसे ही हिजड़े ने ये घोषणा की, सभी नौकरानियां और महल की महिलाएं बहुतायत में घुटने टेक दी। हालांकि मेहमानों को इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब तक वे झुके तब तक ठीक था। लिन मिंग ने ऊपर देखा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी 9 सितारों वाला मुकुट, 5 अंगुलियों वाला ड्रैगन वस्त्र और सुनहरे ड्रैगन जूते पहने हुए हॉल में प्रवेश कर रहा था। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति ने शक्तिशाली और प्रभावशाली पोशाक पहनी हुई थी, फिर भी यह उसके माथे पर भारी अवसाद और उदासी को छिपा नहीं सका। उसकी आंखें झुर्रियों में लगभग दबी हुई थीं और उसकी गर्दन का ढीला मांस टूटने लगा था। उसकी कनपटी पर उम्र के हल्के धब्बे थे। वह कम से कम 70 साल का लग रहा था। यह बूढ़ा व्यक्ति स्काई फॉर्चून साम्राज्य का शासक सम्राट यांग जियान था। यांग जियान के कई पुरुष बच्चे नहीं थे। उसके जो नर बच्चे थे वे बहुत देर से पैदा हुए थे। यही कारण था कि जब उनके कई बेटे अंततः बड़े हो गए, वह पहले ही अपने जीवन के अंत में आ चुका था। यह पहली बार था जब लिन मिंग ने स्काई फॉर्चून किंगडम के सम्राट को देखा। इस सम्राट के शरीर पर बैंगनी हवा पूर्व से आती है कि शाही हवा नहीं थी। इसके बजाय वहां केवल एक सुस्त, घातक गैस थी। यांग जियान का जाहिर तौर पर मेहमानों का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। वह बैंक्वेट हॉल में पहुंचे और सम्मान की सीट पर बैठ गए और फिर आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद केवल 4 या 5 साल ही बचा है और वह सब कीमती दवाओं और सर्वोत्तम डॉक्टरों द्वारा सावधानीपूर्वक स्वास्थ्य देखभाल द्वारा बनाए रखा गया था। यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता और इस स्तर तक पहुंच गया होता, तो वह पहले ही मर चुका होता। आमतौर पर शांत रहता है। आज वह कुछ चिंतित और परेशान लग रही थी। वहां एक कुलीन युवक था जो बाई जिन्यून के पास आया, लेकिन बाई जिन्यून को उसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं गया। बाई जिन्यून, वह किसी बात को लेकर चिंतित लग रही है। हालांकि लिन मिंग को लगा कि कुछ अजीब है, लेकिन उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। फिर मुरोगजी जूस का गिलास लेकर बाई जिन्यून के पास चला गया। उसने उस निरंतर बकबक करने वाले कुलीन युवक को किनारे कर दिया। बड़ी बहन जिन्यून, आप कैसी हैं? क्या आप असहज हैं? मैं ठीक हूं। बाई जिन्यून बमुश्किल मुस्कुराई और कुछ राहत भरे शब्द कहने की कोशिश की। इस समय दरबारी खोजे ने सूचना दी। 7 प्रोफाउंड वैलीज के बबूल गुट के बुजुर्ग के प्रत्यक्ष शिष्य मिस्टर ओयांग। ये पुकार सुनकर बाई जिन्यून के हाथ और पैर तुरंत ठंडे हो गए। बबूल गुट का ओयांग, यह वास्तव में वही था क्या? मुरोगजी ने पूछा, अस्पष्ट। जल्दी करो और यहां से निकल जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बाई जिन्यून ने कुछ घबराहट के साथ कहा। क्या क्यों? यह ओयांग दिहुआ एक यौन उत्पीड़न करता है। क्या आपको याद है पिछली बार क्राउन प्रिंस के भोज में मैंने कहा था कि मैं अपनी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? यह सब उसकी वजह से था। जैसे ही बाई जिन्यून ने यह कहा, मुरोगजी को अचानक वह घटना याद आ गई जब क्राउन प्रिंस ने लिन मिंग को अपने भोज में आमंत्रित किया था, तो बाई जिन्यून ने मजाक में उसे लिन मिंग से शादी करने के लिए कहा था। मुरोगजी ने उसे चिढ़ाया और पूछा कि उसने खुद लिन मिंग से शादी क्यों नहीं की।
अंत में बाई जिंग्युन ने कहा कि वह अब अपनी शादी के बारे में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मुरोगजी ने सोचा था कि यह अजीब था। बाई जिंग्युन की विशेष स्थिति के साथ वह जिम्मेदारी लेने और अपनी शादी का फैसला करने में कैसे असमर्थ हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष 7 प्रोफाउंड वैलीज के एक बुजुर्ग का प्रत्यक्ष शिष्य था। एक प्रत्यक्ष शिष्य की स्थिति 7 गहन दूत या विभिन्न देशों के मार्शल हाउस मास्टर्स के बराबर थी। लेकिन क्योंकि एक सीधा शिष्य अक्सर किसी बुजुर्ग से निकटता से जुड़ा होता था, वास्तविक स्थिति में यहां तक कि एक 7 प्रोफाउंड दूत या मार्शल हाउस मास्टर को भी सम्मान के 3 बिंदु दिखाने पड़ते थे। हालांकि मुरोगजी आमतौर पर हृदयहीन और निडर थी और न ही स्वर्ग या पृथ्वी से डरती थी, फिर भी वह समझती थी कि इस तरह का व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसका मुरोग परिवार मुकाबला करने की उम्मीद भी कर सकता है। लेकिन वह बाई जिंग्युन को अपने लिए कष्ट सहने के लिए यूं ही छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसके पास ऐसा करने का दिल ही नहीं था। बड़ी बहन जिंग्युन, मैं जल्दी निकलो, बाई जिंग्युन ने तत्काल कहा। बबूलगुट के शिष्यों ने शक्ल सूरत और उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को सबसे अधिक पसंद किया। यदि मुरोगजी की खोज ओयांग दिहुआ ने की होती तो पूरी संभावना है कि वह उस पर नजर रखता। मुरोगजी ने अपने होंठ काटे, अपना सिर नीचे रखा और तेजी से महल के शौचालय की ओर चल दी। मित्र व्यापार संघ कई देशों के दास व्यापार के लिए जिम्मेदार था। चूंकि वे इतनी सारी युवा लड़कियों में से चुन सकते थे, 12 शुद्ध यिन लड़कियों को इकट्ठा करना अपेक्षाकृत आसान था। से पहले अलाइड ट्रेड एसोसिएशन ने कई साल बिताए थे और आखिरकार 12 शुद्ध यिन लड़कियों के 2 सेट एकत्र किए थे, कुल मिलाकर 24। इन 24 लड़कियों को बबूलगुट के तीसरे बुजुर्ग ओयांग बोयान को दिया गया था। यही कारण था कि ओयांग बोयान ने गुप्त खेती पद्धति दिव्य बबूल शक्ति का व्यापार कर लिया था। 12 शुद्ध यिन लड़कियां तुम्हें कितनी मिली? ओयांग दिहुआ का दिल द्रवित हो गया। यदि वह 12 शुद्ध यिन लड़कियों को उठा सकता है तो वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। मुझे पहले ही 6 मिल गए हैं, झांग गुआन्यू ने निरर्थक ढंग से कहा। वास्तव में अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने निर्धारित किया था कि लैन यून्यू एक प्राइमर हो सकती है। लैन यून्यू की कुंडली के आधार पर अन्य स्थितियों की सूची के अनुरूप 11 अन्य लड़कियों को ढूंढना कहने से ज्यादा आसान था। आदेश अभी पारित किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक केवल 1 या 2 लड़कियां ही मिली हैं। पहली लड़कियां सबसे आसान थीं। दुर्भाग्य से उनके पीछे वालों को ढूंढना बहुत कठिन था। 6 हम्फ, ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। 1 साल बाद मैं 12 प्योयिन लड़कियों का पूरा सेट देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि उनकी शक्ल और प्रतिभा पेंटिंग में इस महिला से बेहतर हो, लेकिन वे बहुत बुरी भी नहीं हो सकती। लैन यून्यू की सुंदर उपस्थिति और बेहतर तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ नागरिक आबादी में वह बिल्कुल 10 लाख में से एक थी। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली और कुंडली के अनुरूप 12 लड़कियों को इकट्ठा करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए ओयांग दिहुआ केवल आवश्यकताओं को कम कर सकता है। युवा सर, कृपया राहत महसूस करें। मुझे केवल एक छोटी सी कृपा मांगनी है। मम, बोलना। ओयांग दिहुआ को पहले से ही उम्मीद थी कि आज झांग गुआन्यू के आने का कारण उनसे कुछ मामलों को संभालने के लिए कहना था। अन्यथा वह बिना किसी कारण के 12 शुद्ध यिन लड़कियों को इकट्ठा करने में उसकी मदद क्यों करेगा? जनशक्ति और संसाधनों की दृष्टि से ये खोज एक बड़ा उपक्रम था। मैं एल्डर ओयांग का गुप्त शिष्य बनना चाहूंगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि यंग सर मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। एक गुप्त शिष्य, ओयांग दिहुआ थोड़ा झिझका। झांग गुआन्यू की प्रतिभा 5वीं कक्षा से ठीक ऊपर थी।
7 प्रोफाउंड वैलीज के बुजुर्ग का गुप्त शिष्य बनने के लिए योग्यताओं में अभी भी असमानता थी। ये सोचकर ओयांग दिहुआ ने कहा, मेरे चाचा एकांत में है। 1 महीने में एक तो वह बाहर आएगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलूंगा। चाहे वह तुम्हें लेने का निर्णय लेता है या नहीं, ये सब उसके निर्णय पर निर्भर है। झांग गुआन्यू मन ही मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। खुश रहने के लिए जल्दबाजी मत करो। मैं स्पष्ट रूप से समझ सकता हूं कि कृतज्ञता और द्वेष क्या है। चूंकि मुझे आपका उपहार मिल गया है, इसलिए यदि आपको कोई परेशानी होगी, तो मैं आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता हूं। जहां तक ये बात है कि मेरे चाचा तुम्हें उच्च स्तरीय साधना पद्धति सिखाएंगे या नहीं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं। मैं समझता हूं, यदि यह यंग सर के लिए सुविधाजनक है, तो शायद यंग सर मेरे साथ हेवनली विंडीगल से स्काई फॉर्चून किंगडम तक यात्रा करना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या कोई महिला है जो यंग सर के मानकों के अनुरूप है। यंग सर के लिए निश्चित रूप से स्काई फॉर्चून किंगडम में रहना और खेती करने के लिए महिलाओं को ढूंढना संभव होगा। मैं उन्हें इकट्ठा करने में मदद करूंगा और पूरी तरह से संतुष्टि की गारंटी दे सकता हूं। ओयांग दिहुआ की आंखें चमक उठीं। स्काई फॉर्चून किंगडम जाना काफी अच्छा रहेगा। वह पहले ही स्वर्गीय पवन राष्ट्र से ऊब चुका था। यह एक अलग स्वाद का नमूना लेने का समय था। और उसे बस इतना याद आया कि स्काई फॉर्चून किंगडम में उसने चौथी श्रेणी की एक श्रेष्ठ प्रतिभा को देखा था, एक युवा लड़की जिसका अंतिम नाम बाई था। इस यात्रा पर वह उसे भी एकत्र कर सकता है। ये सोचकर ओयांग दिहुआ ने अश्लील ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं इस यात्रा पर आपके साथ चलूंगा। जैसे ही उन्हें ओयांग दिहुआ की पुष्टि मिली, झांग गुआन्यू बुरी तरह मुस्कुराने लगे। लिन मिंग, आइए देखें कि आप इसे कैसे प्रबंधित करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उग्र हैं। आपकी तुलना में मुझे ओयांग दिहुआ का समर्थन प्राप्त है। क्या आप में भी है उससे निपटने की क्षमता? जब तुम ओयांग दिहुआ के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करोगे और उसके जूते के नीचे मौत की मुहर लगा दी जाएगी, तो मैं देखूंगा। 4 महीने में मेरे खिलाफ जीत, तब मैं उस निर्णायक युद्ध की तिथि को 3 महीने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं आपकी जीवन शक्ति को बर्बाद करने और आपको स्थायी रूप से अक्षम बनाने के लिए लाइफ सेविंग डेथ बोन ब्लेड का उपयोग करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि फिर आप अपनी प्रतिभा का मिथक कैसे कायम रखेंगे। सम्राट का भोज। लिन मिंग को हाल ही में क्राउन प्रिंस का ध्वनि संचारित तावीज प्राप्त हुआ था। 10 दिन बाद इंपीरियल पैलेस में एक भव्य भोज आयोजित किया जाएगा और इसमें 7 गहरी घाटियों के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल होंगे। क्राउन प्रिंस चाहते थे कि लिन मिंग हर तरह से उपस्थित हों। 7 गहरी घाटियों के महत्वपूर्ण आंकड़े। लिन मिंग ने विचार किया। उसने पहले कभी 7 गहरी घाटियों से किसी को नहीं देखा था। हालांकि उन्हें वास्तव में भोज जैसे आकर्षक आयोजन पसंद नहीं थे, लिन मिंग निश्चित रूप से जल्द ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य बन जाएंगे। चूंकि 7 गहरी घाटियों से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था, वह भाग लेने के लिए इच्छुक था। केवल लिन मिंग ही नहीं, बल्कि स्काई फॉर्चून सिटी में युवा पीढ़ी के सभी मजबूत युवाओं को निमंत्रण मिला था, जिसमें किन जिंगसुआन, बाई जिंगयुन, मुरोंगजी, लिंग सेन, ताकू, साथ ही बाकी 7 प्रोफाउंड भी शामिल थे। मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य वगैरह। पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में बड़े पैमाने पर सफाई की जा रही थी। सड़कों को साफ किया गया, नालियों को खाली किया गया, बगीचों की छटाई की गई और मुख्य सड़क की सड़कों पर रंगीन रिबन लटकाए गए। लिन मिंग अभ्यास में डूबा हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चला, लेकिन जो लोग उससे नफरत करते थे वे इस भव्य भोज में उसे निशाना बना रहे थे। इस समय रात्रि के आकाश में चमकीला चंद्रमा ऊंचा और स्पष्ट था। लिन मिंग ने एक हाथ में हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर पकड़ रखा था, भाले को अपनी बांह के समानांतर रखा और अपनी कोहनी के खिलाफ दबाया। 9 फुट 9 इंच
1200 जिन भारी गहरा नरम भाला लगातार क्षैतिज रखा गया था क्योंकि इसे लिन मिंग ने पकड़ रखा था। पानी का एक कटोरा भाले की नोक पर सीधा पड़ा हुआ था, जिसमें लहर का कोई निशान नहीं था। ये रुख वह था जिसका लिन मिंग ने पहले अनगिनत बार अभ्यास किया था। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का आयरन ब्रिज नदी को अवरुद्ध करता है। लिन मिंग ने अपनी आंखें बंद रखीं। उसके शरीर की छोटी इकाइयां एक अजीब आवृत्ति के साथ समायोजित होने लगीं, और उसके हृदय की सभी आंतरिक भावनाएं पूरी तरह से ईथर थीं। उसके मन में तनिक भी विचलित करने वाले विचार नहीं थे। एक दर्शक के लिए वह चांदनी आकाश के नीचे एक गतिहीन चट्टान की तरह था। रात की हवाएं चलीं, और घास ओवरलैपिंग लहरों की तरह लहरा रही थी। एक बीन के आकार का हरा जुगनू चुपचाप भाले की नोक पर कटोरे के किनारे पर उतरा, और उस कटोरे से पानी पीना शुरू कर दिया। देखा जा सकता है कि उसमें एक भी लहर नहीं फैली। फिर लिन मिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इन 5 दिनों में वह पहले से ही हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका था। भाला बढ़ाना उसकी बाह हिलाने के समान था, यहां तक कि अगर कोई छोटा सा कीड़ा भी उस पर गिर जाए तो वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह बेखबर था और पानी पीता रहा। काफी पीने के बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। लिन मिंग अपने ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में लौट आए और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को फिर से घूमना शुरू कर दिया। लिन मिंग ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में तेजी से कुशल होता जा रहा था। अब वह किसी भी समय प्रवेश कर सकता था और किसी भी समय जाग सकता था। ये पहले की तरह नहीं था, जहां एक बार जब वह ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश करता था तो उसे पता नहीं चलता था कि यह कौन सा समय था। धीरे धीरे लिन मिंग के शरीर में सच्चे सार की परिसंचरण गति बढ़ने लगी। हर बार जब सच्चा सार हृदय के पार प्रसारित होता है तो हमेशा थोड़ा सा सच्चा सार होता है जो चुपचाप वहीं रुक जाता है। जैसे जैसे सच्चा सार वहां जमा होने लगा, वह धीरे धीरे घूमने लगा। धीरे धीरे सच्चे सार के उस भंवर में एक दाने के आकार का सच्चा सार क्रिस्टल जम गया। इस छोटे क्रिस्टल के निर्माण के कारण सच्चे सार का प्रवाह तेज हो गया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की दूसरी परत के शिखर के करीब पहुंचने की हल्की सी अनुभूति हुई। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की दूसरी परत की बड़ी सफलता। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला के अपग्रेड के साथ लिन मिंग की मांसपेशियां और कंकाल धीरे धीरे कंपन करने लगे। उसके शरीर की अनगिनत छोटी इकाइयां एक असाधारण सामंजस्य प्राप्त करने लगीं। हालांकि लिन मिंग ने पहले से ही फ्लो लाइक सिल्क की खेती की थी, लेकिन यह कभी भी वैसा नहीं था जैसा अभी है। उसे इस बात का बिल्कुल स्पष्ट एहसास था कि उसका असली सार तंतुओं में बदल गया है, और वह तंतुओं की विशिष्ट संख्या को भी समझ सकता था। पूरे 5000 सच्चे सार तंतु हैं। यह नंबर लिन मिंग के दिमाग में आया। उनका रेशम की तरह प्रवाह नींव स्तर पर था, और उनका असली सार 5000 सच्चे सार तंतुओं में विभाजित होने में सक्षम था। सिद्धांत रूप में, यदि ये 5000 सच्चे सार तंतु चट्टान में छेद कर दिए जाए, तो इससे 5000 बिंदु तक विनाश हो सकता है। यदि वे सभी बिंदु नष्ट हो जाए तो चट्टान कई हजार टुकड़ों में टूट जाएगी। यदि लक्ष्य कोई व्यक्ति होता, तो उन्हें वास्तव में क्रूर मृत्यु का सामना करना पड़ता। हालांकि ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला उनके फ्लो लाइक सिल्क के साथ आगे बढ़ गया था, लिन मिंग ने अभी भी न तो खुश होने और न ही दुखी होने की स्थिति बनाए रखी। उसके दिल में छोटा सा सच्चा सार क्रिस्टल निरंतर संघनित होने लगा,
और अपने मूल खुरदरे और अनियमित आकार से यह धीरे धीरे गोल होना शुरू हुआ, जब तक कि यह अंततः एक छोटे मोती जैसे क्रिस्टल गोली में संघनित नहीं हो गया। यह विधर्मी ईश्वरीय शक्ति का बीज है। लिन मिंग को पता था कि उसके शरीर में अभी जो बदलाव हुए हैं वे सब इस विधर्मी ईश्वरीय बीज के निर्माण के कारण थे। विधर्मी ईश्वरीय बीज विधर्मी ईश्वर बल की नींव थी। हेरेटिकल गॉड फोर्स उस दूसरे आत्मा के टुकड़े की यादों में सबसे कीमती और रहस्यमय गुप्त तकनीक थी। यहां तक कि देवताओं के क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने भी सोचा कि यह एक अतुलनीय अद्भुत कौशल था। जाहिर तौर पर यह इतना शक्तिशाली था। विधर्मी ईश्वर बल की पहली परत किसी की ताकत और सच्चे सार बल को 50% तक बढ़ा सकती है। दूसरी परत 100%, तीसरी परत 150% और इसी तरह छठी परत तक बढ़ सकती है, जहां यह एक मार्शल कलाकार की ताकत और वास्तविक सार बल को 300% तक बढ़ा सकती है। इस प्रकार की वृद्धि सच्चे सार के संपीड़न पर निर्भर करती थी। किसी की शक्ति को 50% तक बढ़ावा देने के लिए किसी को अपने वास्तविक सार को 50% तक कम करना होगा। किसी की शक्ति को 100% तक बढ़ावा देने के लिए किसी को अपने वास्तविक सार को 100% तक संपीड़ित करना होगा। और यह सच्चा सार संपीड़न सटीक रूप से इस विधर्मी ईश्वर बीज पर निर्भर करता है। यदि संपीड़ित वास्तविक सार का उपयोग किया जाता था तो यह स्वचालित रूप से स्वयं ही निर्मित हो जाता था। लिन मिंग को इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन मिंग ने अनजाने में ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में एक लंबा समय बिताया था, और अब आखिरकार उसने विधर्मी ईश्वर बल के इस बीज को अपने दिल में बो दिया था। इससे पहले कि एक मार्शल आर्टिस्ट पल्स कंडेंसेशन पीरियड हासिल कर ले, उनका खून और जीवन शक्ति नींव थी, और दिल, जो इन सबके केंद्र में था, मुख्य कमजोरी थी। लेकिन पल्स संघनन अवधि को प्राप्त करने के बाद मेरिडियन नींव थी और डेंटियन इसका केंद्र था, इसलिए यह भी एक कमजोरी बन गई। लिन मिंग का विधर्मी ईश्वर बल बीज अब उसके दिल में मौजूद था। पल्स कंडेंसेशन पीरियड से गुजरने के बाद यह बीज उसके डेंटियन में चला जाएगा। हेरेटिकल गॉड फोर्स के पहली परत में घुसने के बाद लिन मिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को हटा दिया। उसने एक हाथ अपनी भौहों के बीच रखा और दूसरे को धीरे से अपने डेंटियन में दबाया, और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। यह सांस उड़ते हुए तीर के समान थी। इसने हवा में एक भंवर पैदा कर दिया जो कई सांसों तक घूमता रहा और अंततः धीरे धीरे नष्ट हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि हेरेटिकल गॉड फोर्स की इस सफलता से मेरे लिए इतने अप्रत्याशित लाभ होंगे। ऐसा लगता है कि यह हेरेटिकल गॉड फोर्स न केवल एक रहस्यमय तकनीक है जो किसी की शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि यह मददगार भी है मार्शल आर्ट की खेती। मेरे हृदय में जो विधर्मी ईश्वरीय बीज है, वह रक्त को स्थिर करने और सच्चे सार को एकत्रित करने के लिए अनुकूल है। लिन मिंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्हें इस बात से काफी राहत भी महसूस हुई। आखिरकार इसे देवताओं के क्षेत्र के भीतर भी शीर्ष गुप्त क्षमताओं में से एक माना जा सकता है। इसका कोई विशेष प्रभाव कैसे नहीं हो सकता।